किया है कि रूल्स और रेगुलेशंस, क्योंकि हम अब रेगुलेशंस की भी बात कर रहे हैं तो उसको कॉन्सोनेंस करने के लिए कि जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ रेगुलेशंस का वर्ड आए। इसी तरह से पहले सब सेक्शन 2 में था कि बोर्ड शैल डिटरमिन दी मैनर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द एकेडमी, कि वो डिटरमिन कर देगा बोर्ड। आगे वो कह रहे हैं कि चूंकि इसके आगे रूल बनाने की कोई प्रोविजन ही नहीं थी कि बस बोर्ड ने ही सब कुछ डिटरमिन करना है, और आगे किसी और तरीके से कि उसका तरीकाकार क्या होगा डिटर्मिनेशन का वो लिखा ही नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा जी इसको हम लिखना चाहते हैं कि इसके नीचे रूल्स बने, इसीलिए वो वर्ड अब डिटरमिन के बजाय प्रिस्क्राइब का यूज़ करना चाहते हैं। द बोर्ड शैल प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द एकेडमी, कि वो उसके एक्चुअली अब वो रूल्स बना सकेंगे, सर्विस रूल्स, जो कि अभी वो सर्विस रूल्स नहीं बना सकते, अभी वो डिटरमिन कर सकते हैं सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ओनली। जी सर, आप कुछ फरमाना चाहते हैं? सर इसमें मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैंने हमेशा मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैंने हमेशा ना जो ख़तो किताबत में हमेशा ये पढ़ा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा है कि रूल्स और रेगुलेशन, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे रूल होगा वहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा, वो ओवरराइड करता है, और अगर रूल्स कुछ नहीं कहते तो फिर रेगुलेशंस के अंदर देखा जाएगा कि रेगुलेशंस में क्या लिखा हुआ है। ये बात ठीक है? जी सर बिल्कुल ऐसे हमेशा रूल्स को रेगुलेशन के साथ वो जोड़ के रखा गया है, और ये पहली दफ़ा आप इसे अलग कर रहे हैं। नहीं सर रूल्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स और रेगुलेशन? सर रूल्स की जो बात है वो जैसे हम सब जानते हैं सर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कि कैबिनेट अप्रूव करती है, वो सिर्फ कैबिनेट का इख्तियार है। रेगुलेशन सर डे टू डे वर्किंग के लिए अमेंड होती है, जिसको हम अपने जनरली SOPs भी कहते थे। तमाम सेक्रेटरीज रेगुलेशन बनाने का इख्तियार रखते हैं, क्योंकि 90-95% ऑफ द लॉज के अंदर रेगुलेशंस की प्रोविजंस होती हैं। जैसे आप फूड अथॉरिटी का अगर कोई लॉ है तो फूड अथॉरिटी की रेगुलेशंस है बड़ी डिटेल्ड, कि अगर एक बंदा जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर तो वो कैसे कंडक्ट करेगा अपने आप को, वो किस तरह की यूनिफॉर्म पहनेगा, वो अपने उसका SOP क्या है, वो पहले कागज़ प्रेजेंट करेगा, उनको दिखाएगा कि भाई मैं इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, आइडेंटिफाई करके फिर उनको बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने इंस्पेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें रूल्स में नहीं है, ये डिटेल्ड हैं तो रेगुलेशंस में हैं। सर आप हमसे बेहतर समझते हैं ये बात जो आप कह रहे हैं कि रूल्स और रेगुलेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखना चाहिए, ये सर प्रेसिडेंट यही है। ये चूँकि वर्ड हमने इसको चेंज इसलिए नहीं किया था, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूँ सर, ये हमारे पास एक्चुअली एडवोकेट जनरल एंड जो हमारी जो जुडिशरी थी, ये एकेडमी की तरफ से जो इनिशियल ड्राफ्ट आया, हमने उसके ऊपर एक इनिशियल डिस्कशन की और उन्होंने ये बात डिटर्मिन हो गई है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ये बिल्कुल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि सब्सटेंटिव लॉ के बाद रूल्स एंड देन रूल्स के बाद रेगुलेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसे ही ऑपरेट करता है, हमेशा प्रेसिडेंट रहती है, तो जो मर्जी लिख ले इसका एंड रिजल्ट एक ही है। सर आगे चलें सर, नेक्स्ट सर पीछे कर देते हैं। जी सर और पीछे चलें। जी सर ये इधर अमेंडमेंट में सर। जी सर सर एकेडमी आएगा ना, इदारे की हम बात करें ना, बोर्ड का नहीं है, वो तो पूरे इदारे ने करना है। लेकिन उसको मैंडेट तो देना है ना सर, ये मैंडेट दे रहे हैं ना इदारे को। जी सर सर वो बोर्ड की पावर्स आगे डिटरमिन हो रही है ना, अथॉरिटी ने इटसेल्फ क्या करना है, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके जो उसको मैंडेट मिल रहा है, उसने करना कैसे, वो आपकी बात बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि वो बोर्ड के थ्रू ही होगा, और बोर्ड की एक्सक्लूसिव पावर्स हमने मेंशन की हुई हैं सर। तो अगर आप कोई इसको चेंज करना उसमें फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। सर ये एकेडमी की वो इस्टेब्लिश हो रही है अंडर सेक्शन ये 3 में सर, एकेडमी बॉडी कॉरपोरेट है, उसके जो एकेडमी के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने हैं बोर्ड ने, थ्रू बोर्ड उसके फंक्शंस परफॉर्म होने हैं। एकेडमी के फंक्शंस भी प्रोवाइडेड हैं सेक्शन 4 में, और बोर्ड के अलग से फंक्शंस प्रोवाइडेड है, लेकिन फंक्शंस बोर्ड ने ही परफॉर्म करने हैं। जो ये फंक्शंस है ना सर जिसमें ये अमेंडमेंट हो रही है, वो ये एकेडमी के फंक्शंस है जो बोर्ड ने ही परफॉर्म करने हैं। नहीं सर, अगर काइंडली आप ये सेक्शन 4 जो है प्रिंसिपल लॉ का अगर वो पढ़ देंगे तो ये अमेंडमेंट फिर उसके साथ जी सर फिर वो सही उसकी ये लिखा हुआ सर justification सेक्शन 4 है फंक्शंस ऑफ द एकेडमी, द एकेडमी शैल
A, impart pre-service and in-service training to the judicial officers and court personnel. जी, बस ठीक हो B, गया। develop वो- the skills. जी, सारा वो- कुछ A, B, C, D जो सारे वो आ function- रही है पीछे से जी सर, चल उसके रहा है, functions उसके- हैं, academy के functions हैं सर। ये ले। नहीं ठहरे ना, पीछे चलें, कहाँ जा रहे हैं? पीछे पीछे। ये हो गई यार, क्या हो गया ना, ये हाँ बात हो गई, ठीक है। 10 पे चले ना, हम तो 10 पे थे, आगे चले। ये हो गई बात, आगे ये बात हो रही है। अच्छा सर, अभी बोर्ड के पास अपनी कोई सब कमेटीज़ बनाने का इख्तियार नहीं है कि वो सब कुछ जो होना है वो बोर्ड ने खुद ही करना है बैठ के, तो उनके पास कोई तरीकाकार नहीं है कि नीचे अगर करिकुलम डेवलपमेंट कोई कमेटी बनानी है, कोई अपनी सर्विस रूल्स कमेटी बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे? वो प्रोविजन नहीं थी। उसकी इंसर्शन है 10A की, वो लिखा है द बोर्ड में कॉन्स्टिट्यूट कमेटीज़ हैविंग सच मेंबर्स एंड फंक्शंस एज बोर्ड में डिटरमिन, and subsection 2 says the committee is constituted under subsection 1 may invite any technical expert or any government functionary for assistance in the performance of its functions. तो ये बेसिकली जो बोर्ड के पास कमेटीज़ का इख्तियार नहीं था, तो वो अपनी कमेटीज़ बनाने के लिए वो एक एनेबलिंग प्रोविजन है सर। दैट्स इट। आगे चलें। सेक्शन 15, इसमें सर अब वही बात जो हम पहले अर्ज कर रहे थे, अभी ये सिर्फ सेक्शन 15 ये कहता है कि रूल्स द बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, कि बोर्ड सजेस्ट करेगा टू द गवर्नमेंट रूल्स को अप्रूवल कराने के लिए। अब वो 15 के अंदर एक 15A आ रहा है। 15 की शक्ल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो अब क्लियरली लिख दिया है कि जी रूल्स जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वो उनका काम है, वही बनाएगी, नोटिफाई भी करेगी। और 15A के अंदर रेगुलेशंस की बात आ गई। सो सेपरेशन हो गई। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द बोर्ड में मेक रेगुलेशंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। तो वो रेगुलेशंस बना सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं बना सकते जो रूल्स और एक्ट की खिलाफ वर्जी हो या इनकंसिस्टेंट हो। तो उनको ऑपरेशनल मामलात के अंदर डिटेल्स में जाने का इख्तियार दे रहे हैं हम, बट वो जो ओवरऑल स्कीम है उसको उसी तरह से इंटैक्ट रखा हुआ है। चलें आगे। बस सर ये है टोटल हमारी जुडिशल एकेडमी के हवाले से। जी सर। सर वो मैं अर्ज़ करता हूँ, वो सर काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है। उसका सर जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी 5 बिल्डिंग्स 5 ब्लॉक्स उसके कंप्लीट हैं, और जो उसकी अभी रेजिडेंसीज हैं स्टाफ की वो सर अभी अंडर प्रोसेस हैं, वो बन रही हैं इस वक्त। अगर कभी मौका मिलेगा और अपने मेंबर्स मुनासिब समझें तो वी कैन आल्सो हैव अ विजिट एंड सी इफ़ यू वांट टू। CNW सर उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वो उसको काम कर रहा है। फ़ेज़ 2 में अभी उनको जो लास्ट एलोकेशन बची हुई है वो तकरीबन 100 मिलियन की है, जो उन्होंने जून तक ख़त्म करनी है। उसके बाद फ़ेज़ 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो उसका फ़ेज़ 2 है, स्कीम जो फ़ेज़ 2 की है, उसकी सर अभी फंडिंग हमारी इस साल, कल जो हमारे PND ने बताया वो तकरीबन 400 मिलियन की हमें मिलेगी इस साल की फंडिंग, और बैलेंस फंड रह जाएगा तकरीबन 1 बिलियन का। 1 बिलियन का थ्रो फॉरवर्ड होगा उससे अगले माली साल में। आने वाले माली साल में हमें 40 करोड़ मिलेंगे। और इसमें जो अमेंडमेंट है वो अभी असेंबली जो है उसको बिल जो है वो अप्रूव करेगी, तो हमने कैंपस तो उससे पहले शुरू कर लिया और अमेंडमेंट हम अभी नहीं, वो कैंपस तो प्रीवियस बिल है, जो मेन बिल है शिफ्ट नहीं ना हुई। नहीं था बिल में, और अभी अमेंडमेंट में हमने allow सर वो अलाउ नहीं था, इसमें नेबल नहीं था। अभी वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ एकेडमी ऑपरेशनल नहीं है, वहाँ बिल्डिंग अभी बन रही है, खाली बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो कंस्ट्रक्शन होगी, उसकी शिफ्टिंग के लिए ज़रूरी है कि हम ये असेंबली से ये नेबल करवाएं। इसके बगैर वो ऑपरेशनल नहीं हो सकती, वो सिर्फ बिल्डिंग ही रहेगी। ये है सर। ये जो काला शाह काकू में आपने फरमाया है, तो ये इसका मेन कैंपस बन रहा है या सब कैंपस बन रहा है? सब कैंपस होगा। सब कैंपस यहाँ तो मेन कैंपस यही रहेगा सर, वो मेन यही रहेगा। अच्छा। मेन सीट लाहौर में रहेगी, लेकिन चूंकि यह स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है और एक प्रॉपर सेटिंग नहीं है, इसलिए वो फिर सब कैंपसेस के तौर पे सर इस्तेमाल होगा। अच्छा सर, इसमें ये गुजारिश ये है कि इस बिल में कुछ ऐसे हैं थोड़ी सी इश्यूज़ कि उनको अगर कमेटी ठीक कर ले तो अदरवाइज़ फिर हमें ये ड्राफ्टिंग कमेटी एक असेंबली की है उसमें जाना पड़ेगा।
तो थोड़े से इश्यूज हैं वो हम ठीक कर लेंगे। जैसे कमेटी के लेवल पे क्रेडिट भी आ जाएगा कमेटी का। अब ये देखिए पहली दफ़ा ये अमेंड हो रहा है और इसमें फर्दर टू अमेंड लिखा हुआ है, ये नहीं होते। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसकी डेफिनेशन में जो है प्रेस्क्राइब लिखा है वो प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए जो पहले से ऑलरेडी है। सर वो अगर कोई ग्रामेटिक कोई जी जी इस तरह वो हम ड्राफ्टिंग का वो माइनर जी वो हम ये कमेटी के क्रेडिट पे सर ले आएंगे। सर ऑब्वियसली क्यों जी सर। और इसमें देखिए आपने ये लिखा है जो रूल मेकिंग है ये दी हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिखा है, जबकि गवर्नमेंट डिफाइंड है 2H में, तो इसे भी हम गवर्नमेंट कर लेंगे सर। इसलिए आपके इत्मीनान के लिए सर मैं कह रहा हूँ कि ताकि ठीक है जो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट होती है वही वेलकम सर और वी आर थैंकफुल। बस इसका आपकी मेहरबानी कि आप उसको बाकी सर ये ठीक है, अगर कमेटी इसको अप्रूव करती है तो सर ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत एक मेहरबानी। तो आपका बड़ा शुक्रिया जी, आपने ये जो अमेंडमेंट का कहा है। सेक्रेटरी साहब एक तो जो हमारी कमेटी की तरफ से ये वेट हो जाएगी और आफ्टर वेटिंग जो उन्होंने प्रपोज़ किया, और सेकंड के जो आपने वो विज़िट वाली बात की, इतने गवर्नमेंट पैसे लगा रही है और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिस्टम बन रहा है, तो बिल्कुल मैं इस बात को चाहूँगा कि आप हमारी कमेटी को एक टाइम सेट करें और वहाँ पे हम विज़िट करें और हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं और किन के लिए कर रहे हैं। उन्हें भी पता हो कि जो असेंबली में जो उनके लिए ये हम ये बिल्स पास कर रहे हैं और अमेंडमेंट्स हो रही हैं, हमारा लाइजॉन होना चाहिए। सर ये एक अच्छी बात है, मैं तो खुद भी यही बात कह रहा हूँ कि चूँकि ये पंजाब गवर्नमेंट एक इतना बड़ा एक इदारा खड़ा कर रही है और पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल कोई नहीं है, तो इसमें बहुत अच्छा जेस्चर है कि हम ओन करें इस सारी चीज़ को, इस सारे एक्सरसाइज को, कि हम जाके एक्चुअली देखें। हम उसमें सर ऐसा करते हैं, आप जो हमें मुनासिब टाइम समझेंगे आप हमें दें, हम बाकी मेंबर्स के साथ भी कंसल्ट करके हम उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हम उनके डीजी से भी बात करेंगे। डीजी साहब जज साहब हैं तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं खुद कंपनी करूंगा सर आपके साथ, इंशाल्लाह हम जाएंगे। हम CNW के लोगों को भी वहाँ पर रेजिडेंट इंजीनियर्स मौजूद भी हैं, वो हमें जनरल ब्रीफ भी दे देंगे। और अच्छा है, बिल्डिंग अच्छी बन रही है। मैं अभी पिछले हफ्ते गया था, खुद जाके मैं देखा है मैंने सारी बिल्डिंग को। हमारा जॉइंट विजिट था, मिनिस्टर लॉ साहब भी वहाँ ही थे, सेक्रेटरी CNW थे, हम सब वहाँ गए थे। सर जिस दिन आप मुनासिब समझेंगे आप हमें इतला कर दें, हम ज़रूर जाएंगे सर। ज़्यादा दूर भी नहीं है, ये तो नज़दीक है सर। हाँ नोट जी, को वीज़ा लेना तो नहीं जाना जी, काला शाह काकू है, आप हुक्म करें, हम तो कोटे जा सकते हैं आपके लिए। ये तो काला शाह काकू तो हम बड़े खुशी से जाते हैं। और आपकी जो मीटिंग है ना जी सेक्रेटरी साहब, मैं अल्लाह का शुक्र है सुबह 9 बजे साफ़ पानी की मीटिंग ना मेरे साहिवाल में थी, मेरे घर में जी, और मैं वो साहिवाल से मीटिंग करके तो 10 बजे निकला हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अपना तो सफ़र ही मतलब अपना ज़िंदगी से है ही सफ़र जी। सर और लाइटर नोट बनू पता है। अच्छा नहीं, एक मिनट बैठ, हाँ कर लें। अच्छा नहीं, एक बैठे आपके लिए, हमें ज़रूर बात। जी जी एजेंडा जो है वो अभी पेंडिंग है यार, लाइव चल रही है ना, तो उसमें हमारे ब्लू पासपोर्ट का इशू जो है शहबाज मलिक साहब ने वो उठाया था, और उसमें हमने यूनानिमसली कंसेंसस किया था कि क्योंकि उस वक्त और हम इस पे जी सर मैं सर बिल्कुल ठीक है। ये पहले भी एक बिल हमने पास किया था और भेजा था फेडरल गवर्नमेंट को, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सके थे। उसमें पासपोर्ट रूल्स जो है 2021 के वो अमेंड करने थे फेडरल गवर्नमेंट ने। उसके बाद ये शहबाज साहब का जो बिल आया था ये पिछली दफ़ा एजेंडे पे था और उस इसलिए पेंडिंग हुआ था कि कोई सेंस से हमने मंगवाना था कि वो उन्होंने क्या किया हुआ है, फेडरल गवर्नमेंट से मंगाने थे रूल्स, तो वो अगर आज एजेंडे पे होता तो लॉ डिपार्टमेंट यकीनन वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आता, लेकिन जो कि आज एजेंडे पे नहीं था, इसके बावजूद उनसे पूछ लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है।
सर अगर आप साहब को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। चीज़ क्या है मुझे पता है सर इस बात की, इस कहानी का, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी जी तो करें। आपकी इजाज़त से ये सर बस वही बात जो अभी खालिद साहब भी फरमा रहे हैं, बात यही है कि सर ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के पासपोर्ट रूल्स हैं, हम जो भी लेजिस्लेशन करेंगे इसको चूँकि डोमेन उनका है, लीगल डोमेन उनका है एज़ पर दी कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें उनको रिकमेंड करना पड़ेगा और उसको वो किस तरह से इसको अगेन इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने रूल्स में। मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मेरी सजेशन है सर एडमिनिस्ट्रेटिवली कि इसमें एक दफ़ा पहले फेडरल गवर्नमेंट से कंसल्ट कर लेना चाहिए इस इशू के ऊपर। अगर हम डायरेक्टली रूल्स बना दें हमें कोई मना नहीं करता, इसकी कोई बार नहीं है लीगल बार, लेकिन वो उसकी इनकॉर्पोरेशन इनटू द फेडरल गवर्नमेंट रूल्स होगी, डेट इज़ बियॉन्ड आवर मैंडेट। सो करना उन्होंने है सर, फेडरल कैबिनेट का इख्तियार है। सर ये जिसम सर मेरा ख्याल तो यही है कि अगर कोई कैबिनेट सर उसमें तो मैं सेक्टर साहब मैं रांझा साहब के खालिद रांझा साहब की मैं बात को एंडोर्स करता हूँ। वो इस लिहाज से, एक तो सर हम रूल नहीं बनाएंगे, हम उन्हें प्रपोज करेंगे। और ये जो हमारी पिछली मीटिंग थी, आप तशरीफ नहीं लाए थे, आप उस दिन बिज़ी थे। उस दिन ये हमने हमारा एजेंडा उस दिन ये पास हुआ था। शहबाज साहब ना, मलिक शहबाज साहब बड़े वरीड थे और बड़े इमोशनल भी थे उस दिन। आज वो होते तो आपको उनके इमोशन नज़र आते हैं। उनकी जो वरीड होने का रीज़न है वो बड़ा जेन्युइन ना, था। वो भी आपको बता देते हैं। जाने पड़ा। नहीं, वो आपको बता देते हैं उनके रीज़न क्या थे। काशिफ साहब बड़ा शुक्रिया, आपके लिए हम लेट कर रहे हैं थोड़ा सा। सेक्टर साहब वो उनका जो वरीड होना बड़ा जेन्युइन था कि वो गए बड़े मान से तरान से अपनी बीवी के साथ, तो जिस मुल्क में गए तो उन्होंने इनको ग्रेटेस्ट पे इजाज़त दे दी और बीवी साहबा को ना दी, बेगम साहबा को। तो इसलिए उन्होंने ये उन्होंने हम सब का भी फ़ायदा किया है। और जो मेरी जो सबमिशन है और मेरी जो गुजारिश है, बिल्कुल हमें एक तो हमें ये प्रपोज़ करना चाहिए और मेरी ये रिकमेंडेशन ये है हम सब दोस्तों की कि कौमी असम्बली के तर्ज पे होना चाहिए। जो उस दिन वो ड्राफ्ट बना था वो ड्राफ्ट दुरुस्त नहीं है। जो कौमी असम्बली का है, जो MNA का जो पैटर्न है, उसी पे हमें ये अमेंडमेंट करनी चाहिए और हमें एक प्रपोज़ल फेडरल गवर्नमेंट को भेजनी चाहिए। इंशाल्लाह होपफुली हम ये दोस्त जाएंगे तो हम वो अमेंडमेंट करवा भी लेंगे। चूँकि ऑलरेडी मेरी ना गिलानी साहब से बात हुई, अली हैदर गिलानी साहब से, और उनकी बात हुई जो स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं सेनेट जी। तो इंशाल्लाह ताला हम उस लेवल पे जाके तो इसे अमेंडमेंट करवाएंगे। तो प्लीज़ आप ये मेहरबानी करें भुट्टो साहब के कमिंग वीक में ना वो एजेंडे को दोबारा लाएं और हम अगले हफ्ते वो सेनेट की मीटिंग है उससे पहले वो अगर वो हमारे इलेक्शन से पहले एक मीटिंग रखवा लें। बिल्कुल मेरी सजेशन है, आगे आप जैसे मुनासिब समझें। मुझे ये लगता है कि सर हमें ना असम्बली को ये लेजिस्लेटिव प्रपोजल भिजवानी चाहिए कैबिनेट को, बिकॉज समहाउ जो हमारा एक फेडरल जो गवर्नमेंट रेफ़र करती है ना जब चीज़ें एज़ पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, तो वो हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट की जो एक जनरल एक अप्रूवल होती है, जो कंसेंट है, वो सर अगर कंपनी करेगी तो उसकी फ़ोर्स बहुत मुनासिब होगी। आगे सर आप जैसे मुनासिब समझें, मेरे तो ये सजेशन है कैबिनेट के एजेंडे पे रखवाएं इसको। यहाँ से लेजिस्लेटिव प्रपोजल बनाते हैं, असम्बली से चली जाएगी, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे जाती हैं, पहले भी गई हैं और वो अप्रूव भी हुई हैं। तो फेडरल प्रोविंशियल कैबिनेट अप्रूवल करती है तो उसकी फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होगी। बाकी सर आप जैसे मुनासिब। प्रपोज करें हमें किस तरह से करें। और सर प्रोसीजर तो जनरली हम जितनी भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो प्रोसीजर डिफाइंड है कि हमने किस प्रोसीजर से प्रोविंशियल असम्बली ने अपनी कोई लेजिस्लेशन फेडरल गवर्नमेंट को प्रपोज करनी है, सब्सटेंटिव या डेलीगेटेड, उस प्रोसीजर के मुताबिक सर हम आपको ये सारा कुछ हेल्प आउट करते हैं। उसमें मेजर यही है जो कंपोनेंट है कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल, तो जैसे CCI के किसी एजेंडे पे प्रेजेंटेशन होती है तो वो भी फिर हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट से पूछते हैं। प्रोविंशियल कैबिनेट से जो अप्रूवल जाती है, कंसेंट जाती है, वो फिर ये चेक करते हैं कि क्या इसके आगे फर्दर 144 की कोई प्रोविंशियल असम्बली की भी रेजोल्यूशन चाहिए या सिर्फ कैबिनेट तक ही इसका वो काम चल जाएगा। तो कुछ केसेस में असम्बली को भी हम रेफ़र करते हैं कि नहीं आप 144 की इसमें रेजोल्यूशन दें, कैबिनेट का इख्तियार नहीं है।
तो इसी तरह से हम इसको रिवर्स भी देख सकते हैं कि जो इधर से जाती हैं रेजोल्यूशंस, देयर आर सो मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। एक तरीका हो सकता है कि आप रेजोल्यूशन पास करके, अगर ये कंसेंसस रेजोल्यूशन है तो वो गवर्नमेंट पे, कैबिनेट पे बाइंडिंग हो जाएगी कि वो उसको उस तरह से करें, लेकिन उसमें कंसेंसस होना चाहिए और यूनानिमसली अप्रूव होनी चाहिए असेंबली से। अदरवाइज़ दूसरा आसान तरीका ये हो सकता है कि एक यहाँ से एक रूल्स की अमेंडमेंट प्रपोज करके हम भिजवाएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपनी कैबिनेट में इंडोर्स करके फेडरल गवर्नमेंट को भेज दें। वो फिर जनरली सर वैसे भी कर देते हैं। हमने कई साहब, चीज़ें मैं आपको एक गुजारिश करूं, मेरे इल्म के मुताबिक ऑलरेडी जो करारदाद है हमारी वो जा चुकी है और हाउस ने अप्रूव की है। इसके बारे में खालिद साहब बेहतर बता देंगे। अभी जी सर, ये इस असम्बली से जा चुकी हैं, एक से ज़्यादा मरतबा। इस असम्बली में नहीं गई हैं, पिछली असम्बली में गई हैं। पिछली असम्बली ने एक लॉ भी पास किया था, प्रोविजन अमेंडमेंट, जिसमें एक्स MPs को भी इंक्लूड किया था इसमें पासपोर्ट के लिए। लेकिन चूंकि उसका डोमेन ये पंजाब तक है, ये हमने वहाँ भेजा था, परसों भी किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये फेडरल जो रूल्स हैं इसके पासपोर्ट के, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है, तो वो अभी तक अमेंड नहीं हुआ उस हमारे लॉ बनाने के बावजूद। तो चूंकि हमारा लॉ उन पर बाइंडिंग नहीं है उनके डोमेन में, तो अभी भी अगर हम ये लॉ पास कर लेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ये मेरा ख्याल है एक तरह से बेतौकीरी होगी असम्बली की, वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब ये पिछली दिसंबर में ये एक स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके एजेंडे पे भी ये आइटम था। स्पीकर नेशनल असम्बली ने वादा किया था कि मैं ये टेकअप करूँगा मामला फेडरल गवर्नमेंट से, और नेक्स्ट स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो भी होगी 6 महीने बाद उन्होंने कहा था, तो उसमें हम इसको फिर रखेंगे और ये टेकअप करेंगे मामला उनके साथ के रूल में अमेंड कर दें। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो एक्स MPs का वहाँ पे एक्स MNAs का नहीं है, अगर आप लोग ये करेंगे तो उनसे फिर ये आपका टैली नहीं करेगा। तो ये भी एक इस तरह के इशू सर हैं। तो इंशाल्लाह हमारे स्पीकर साहब ने भी वहाँ पे बड़ा फोर्सफुली इस एजेंडे को परस्यू किया था। तो नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी तमाम स्पीकर्स की, उसमें फिर टेकअप होगा मामला। लेकिन मैं खालिद साहब की बात को इस लिहाज से इंडोर्स नहीं करता जी कि खालिद साहब मेरे इल्म के मुताबिक, रांझा साहब भी वो देख लें कि जो MNA है उसे लाइफ टाइम ये पासपोर्ट दिया जाता है। हमारा जो हमारा MPA का है ये हमारा है टेन्योर बेसिस जी, जैसे हमारी 5 साल की असम्बली है, 5 साल का वो दे रहे हैं। MNA साहब को ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें वो जो डिलीट कर देनी चाहिए, चूँकि जो MPA है साहब का तो उसी नहीं होना है। अगर उसको लाइफ टाइम हासिल है तो हम बिल्कुल बियॉन्ड नहीं जाना चाहते। नेशनल असम्बली के बियॉन्ड किसी तरह भी लेजिस्लेशन हो नहीं सकती। नहीं, अगर वो इसको चेक कर लें। अगर वो लाइफ टाइम है तो इट मीन्स उसमें तो एक्स जो MNAs वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मतलब ये कि जो उनकी वर्डिंग है रूल्स में वही हमारे मेंबर्स की हो जाए, वही हो जाए जी, यही है बिल्कुल। और इसको ये चेक कर इसमें भी अगर लाइफ टाइम हो जाएगा तो वो सारा कवर हो जाएगा। कर दें तो वो हमें ज़रूरत नहीं बियॉन्ड द मतलब हमारे जो रूल्स हैं वो करके दें जी। ले तो उस मीटिंग के अंदर बैठ के उसको अच्छे तरीके से थ्रैश आउट करके, सिंपल करके, अपनी फाइनलाइज करके वो फिर फॉर्मली हम उसको चला देते हैं, ताकि जो भी जाए वो सर सबको पता हो कमेटी को कि ये गई है चीज़। वो ये कोई ऐसा ना हो कि कोई सर कोई चीज़ ऐसी ओवरलुक हो जाए तो बाद में फिर वो हम सबके लिए, क्योंकि प्रोसीजर बड़ा लंबा है, तो हमें उसको सारे को अच्छे तरीके से थ्रैश आउट करके भेजना चाहिए। हम पता हो हम सबको कि हमने ये चीज़ भेजी है। तो सर उसमें ये हो सकता है कि वो जो रूल्स हैं 2021 के पासपोर्ट, उसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज करे कमेटी अपनी मीटिंग में, और ये थ्रू आपके हम भेज देते हैं सर, कैबिनेट यही को। कह रहा हूँ मैं। तो इस तरह सर नेक्स्ट मीटिंग में हमको जी ऐसे सर, यही कर कह रहा हूँ। लेते हैं सर। और एक और बात जो मैं सेक्रेटरी साहब की उस बात को इंडोर्स करना चाहूँगा, अगर हाउस इजाज़त दे, कि जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा ना कि एक करारदाद होनी चाहिए और वो भी यूनानिमस होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये सबका ये इशू है, मेरा या खालिद साहब का या रांझा साहब का या डोगर साहब का नहीं है। और हाउस उसे यूनानिमस अप्रूव भी करेगा और वो खुशी से करेगा। तो अगर एक हम करारदाद अब हाउस से भी मंजूर करा लें तो उसकी ज़्यादा अथेंटिसिटी होगी, उसका ज़्यादा वेट होगा। तो हम हाउस से करारदाद भी मंजूर करा लें अगर मुझे हाउस ये इजाज़त देता है, और एज़ वेल एज़ वो हम मीटिंग में सब अगले नेक्स्ट वीक में भुट्टर साहब
मीटिंग रखवा के उसमें पहले हम वो अपना वो अप्रूव करें जो ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट अप्रूव करने के बाद फिर करारदाद करें पास, और उसके बाद उसे अपने जो है कैबिनेट में, और जो आप सेक्रेटरी साहब ने थ्रू प्रॉपर चैनल बताया वैसे करें। सर इसमें मैं अर्ज़ ये करूँगा, जो सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया, आप भी कह रहे हैं, रेजोल्यूशन जो यूनानिमसली अप्रूव होती है असम्बली से, वो बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट ऑन प्रोविंशियल कैबिनेट, नॉट फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है ना, ये तो अगर हम अप्रूव भी कर देंगे यूनानिमसली तो फिर भी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो इस पर अमल करेंगे। सर ये इसमें कोई इशू नहीं है, प्रोविंशियल कैबिनेट की तो रिकमेंडेशन ही होगी उसमें। लेकिन आपने खालिद साहब एक बात की कि ये पिछली असेंबलीज ने एंडोर्स किया इस बात को, इसने नहीं किया, तो हम ये कैसे, क्यों ये बात किसी को स्पेस दें कि वो कहे कि आपकी मौजूदा असेंबली ने तो इस पे कोई अपना इजहार ही नहीं किया। तो हमें इसको इस फोरम को अडॉप्ट करना चाहिए, और आज के सेशन में आप कर सकते हैं इस रेजोल्यूशन को, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर स्पीकर साहब परमिट कर देते हैं आउट ऑफ टर्न, आप मूव कर सकते हैं, नो इशू, इसमें कोई ऐसा मसला। तो ये हमारी सबकी राय है कि इस करारदाद को आउट ऑफ टर्न लेके तो एजेंडे में शामिल किया जाए, और ताकि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस का, एमपीएस का और उनकी जो फैमिलीज़ का ये बड़ा जेन्युइन और ज़ाती इशू है, इसे एड्रेस किया जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। हम सेक्रेटरी साहब, आई एम सॉरी वन